टाइप्स ऑफ ऑडिट देखते हैं। ऑडिट जो है वो लीगली ऑब्लिगेटरी नहीं है सारे टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या तो इंस्टीट्यूशंस के लिए। दो ब्रॉड कैटेगरीज है ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड वॉलेंटरी ऑडिट। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, इसमें क्या होता है, तो रिक्वायर्ड किया जाता है कोई लॉ के द्वारा कि आपको ऑडिट करवाना है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो कंपनी को गवर्न किया गया है बाय द कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को रिक्वायर्ड किया गया है रेगुलेटरी या तो स्पेसिफिक एक्ट के द्वारा, मतलब इन लोगों को ऑडिट करवाना है। वॉलेंटरी कैटेगरीज में कौन कौन आते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप एंटिटीज़ आती है, पार्टनरशिप फॉर्म आती है, HUF आता है, एक्सेट्रा। इसके अंदर कोई बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये रिक्वायर्ड होता है, मतलब ये लोग कराते हैं ऑडिट। क्यों? क्योंकि अगर बुलाया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इनको मिल सके, सैंक्शंस हो सके, ग्रांट्स, लोन्स, एक्सेट्रा। ऑडिट करवाने से भी इनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। अगर ऑडिट कराते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट करवाते हैं, तो इन लोगों को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं उससे। स्पेशल रेफरेंस के अंदर दिया जा रहा है कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है, लाइक स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल, ये लोग भी ऑडिट करवाते हैं। ट्रस्ट जो है, जिसमें पब्लिक या तो प्राइवेट ट्रस्ट आते हैं, पब्लिक या तो प्राइवेट ट्रस्ट आते हैं, जहाँ पर जो, अगर हम लोग ट्रस्ट को देखें तो ट्रस्ट जनरली दो क्लासेस के होते हैं, बेनिफिशियरीज, tenants of the life and the remainders। ये कौन होते हैं, तो पर्सन जो अकाउंट्स करते हैं, जो कि सुप्रीम इम्पोर्टेंस होते हैं, जो कि सुप्रीम इम्पोर्टेंस होते हैं, वो कौन लोग होते हैं, ऑफ्टेन विडोज़ एंड माइनर्स। इसमें कौन लोग आते हैं, विडोज़ और माइनर्स आते हैं, जो क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाते हैं अकाउंट्स को इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर, मतलब उन लोगों को नॉलेज नहीं होता अकाउंट्स का इफ़ेक्टिव मैनर का। सारे ऑडिट, सारे जो ट्रस्ट है, ऑल्दो द ऑडिट ऑफ द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है उसका जो ऑडिट है, एक्सेप्ट जो पब्लिक ट्रस्ट है, वो मैंडेटरी नहीं होता, और सबकी डीड्स के अंदर भी लिखा नहीं होता, सबकी डीड्स के अंदर भी ऑडिट का क्लॉज नाखा नहीं होता। प्राइवेट ट्रस्ट जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि एडवांटेज है ऑडिट करा लेने से उनके खुद का, इसलिए इरोनसली treatment in the accounts for which might be personally liable will be appointed out by the auditor। मतलब ऐसी कोई गलती मिलती है उनके अकाउंट्स के अंदर, तो वो क्या करता है, पॉइंट आउट कर देता है ऑडिटर, और ताकि उसको रिमूव कर दिया जाए। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। ऑडिटर्स है वेरी डिफरेंट लिमिटेड का, वो एक्सप्लेन कर रहा है ऑडिट टर्म्स मेंबर्स को, कि कैसे ऑडिटेड के कैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि अबाव मेंशन कंपनी का है, वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी का। एक्सप्लेन कीजिए कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के, क्या वो हेल्प कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते मैनेजमेंट के साथ जो कि कंपनी की है। इस वजह से जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हेल्प करते हैं शेयर होल्डर को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द कंपनी, के कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बिकॉज ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी का, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट बंदा आके एग्जामिन करता है, इसलिए यहाँ पर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी पता लग जाती है शेयर होल्डर्स को। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट, ऐसे 200 क्या है वो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये इसका नाम है। ऑडिटर जो है वो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता एंड वो कर भी नहीं सकता ऑडिट रिस्क को ज़ीरो, मतलब वो रिड्यूस भी नहीं कर सकता ऑडिट रिस्क को ज़ीरो।
यानी ऑडिट रिस्क तो वो कभी ख़त्म नहीं कर सकता। इस वजह से वो ऑप्ट इन करता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, जो कि फ्रॉड और एरर की वजह से होते हैं, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है ऑडिट के अंदर। ये इनहेरेंट लिमिटेशंस कैसे आती है, तो इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। एम लिमिटेड है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडिटर CAP को कि वो प्रोवाइड करे एब्सोल्यूट अश्योरेंस उसके 10 ब्रांचेस जो कि स्कैटर्ड है दिल्ली के अंदर, एंड कंफर्म करे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर से। एडवाइस करके बताइए। 2 वर्ड बहुत ही खतरनाक आ गई यहाँ पर, एब्सोल्यूट एश्योरेंस और कंफर्म करके बताना है। हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं देते, और हम कंफर्म नहीं करते कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है उसको। तो ऑडिटर्स से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता और वो कर भी नहीं सकता रिड्यूस ऑडिट रिस्क को ज़ीरो। कैन नॉट ऑप्टेन, हम लोग ऑप्टेन नहीं करते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है ऑडिट की। मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस जो होते हैं जिससे कंक्लूजन्स दिया जाता है, जो बेस्ड करते हैं ऑडिटर के ओपिनियन को, वो परसुएसिव होते हैं रेदर देन कंक्लूसिव। वो परसुएसिव होते हैं रेदर देन कंक्लूसिव। CAP इसी वजह से प्रोवाइड नहीं कर सकता एब्सोल्यूट एश्योरेंस MNO लिमिटेड को, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हैं। ऐसे 200 जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता एंड कर भी नहीं पाता ऑडिटर रिड्यूस ऑडिट रिस्क को ज़ीरो, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट के अंदर। अराइज वो कैसे होते हैं, तो नेचर्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं उसमें मैनेजमेंट ने बहुत सारा जजमेंट लगाया है। ये इनहेरेंट लिमिटेशंस है। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, मतलब जिसको बनाया ही जजमेंट के बेसिस पे, उसके ऊपर आप कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हो, उसको कैसे आप कंफर्म कर सकते हो। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस होती है ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। कैसे, तो जो मैनेजमेंट है पॉसिबली है, मतलब पॉसिबल है कि जो मैनेजमेंट या तो अदर प्रोवाइड नहीं करेंगे इंटेंशनली, यानी जानबूझ के या अनइंटेंशनली, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुल ऑर्गेनाइज स्कीम्स। ऑडिट जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसलिए एलिज्ड नहीं कर सकते रॉन्ग डूइंग को, मतलब उसको पकड़ के हम लोग जेल में नहीं डाल सकते, एलिज्ड नहीं कर सकते रॉन्ग डूइंग्स को। टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट। टाइम पे फाइनेंशियल रिपोर्ट देना पड़ता है और बैलेंस करके रखना पड़ता है बेनिफिट और कॉस्ट को। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जो वैल्यू करती है टेंस को, वो डिमिनिश कर देती है ओवर टाइम, यानी इन्फॉर्मेशन लेने के अंदर, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेने के अंदर टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए बैलेंस जो है उसको स्टक करके रखना पड़ता है, मतलब रोक के रखना पड़ता है रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट के बीच में। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एविडेंस को लेने के अंदर बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाए, तो वैसा भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि कॉस्ट और बेनिफिट दोनों के बीच में क्या करना है, बैलेंस रखना है। तो ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशंस है। अदर मैटर्स जो कि अफेक्ट करेगा लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट, सर्टेन असर्शंस, या तो आप बोलो सब्जेक्ट मैटर्स, पर्टिकुलर जो कि सिग्निफिकेंस है असर्शंस या तो सब्जेक्ट मैटर से, जिसके अंदर इंक्लूड क्या किया जाता है कि फ्रॉड ये पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हो रहा है सीनियर मैनेजर या तो कॉल्यूजन से, यानी जो फ्रॉड है उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, सीनियर मैनेजर इन्वॉल्व है या तो मिली भगत है कॉल्यूजन से। तो ऐसे चीज़ों को ऑडिटर कैसे पकड़ सकता है। एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड द ट्रांजेक्शंस। एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी ये सब चीज़ें हो सकती है। द अकरेंस ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद द लॉ, नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशंस, हो सकता है कि नॉन कंप्लायंस किया हो लॉ का, रेगुलेशंस का। फ्यूचर इवेंट्स या तो कंडीशंस जो कॉज करती है एंटिटी को सीज कर देगी कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब कोई ऐसी कंडीशन या तो फ्यूचर इवेंट जिससे हो सकता है
कि एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाए, मतलब कि एंटिटी के बंद होने का वारा आ जाए अगर वो कंडीशंस या तो इवेंट अकर हो जाती है तो। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। DEF एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सक्सेसफुली कैरिड आउट कर रहा है ऑडिट श्री गारमेंट्स का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। आफ्टर कंप्लीशंस के बाद फाउंड आउट होता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नोटिस किया गया है, जो कि नोटिस किया गया एंड रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर। नॉट नोटिस मतलब नोटिस नहीं किया गया, नॉट नोटिस मतलब नोटिस नहीं किया गया है। ये जो भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो भी फाउंड आउट हुआ है ड्यू टू फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो नोटिस नहीं किया गया एंड रिपोर्ट भी नहीं किया गया ऑडिटर के द्वारा। तो मैनेजमेंट एलिज करता है कि फेलियर है पार्ट ऑफ द ऑडिटर, यानी ऑडिटर का फेलियर है। ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए था लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया। ये ऐसा कौन बोल रहा है? मैनेजमेंट बोल रहा है। कमेंट करके बताइए। क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट के अंदर, अनअवॉइडेबल रिस्क है। सब मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिटेक्ट नहीं हो पाते। इवन जबकि ऑडिट जो है वो प्रॉपरली प्लान किया गया था, परफॉर्म किया गया था अकॉर्डेंस विद द ऐसे के अंदर जैसा लिखा गया वैसा किया गया था। सब्सिक्वेंट डिस्कवरी अकॉर्डिंगली, अगर बाद में कुछ पता चलता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फ्रॉड या तो एरर की वजह से, तो वो इंडिकेट नहीं करता कि फेलियर है ऑडिट को कंडक्ट करने के अंदर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। हाउएवर लेकिन फिर भी जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है वो जस्टिफिकेशन नहीं है ऑडिटर का कि आप सेटिस्फाइड हो लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस से, यानी इससे आप बच नहीं सकते कि आपने लेस परसुएसिव एविडेंस लिया है, ऐसा बोल के आप बच नहीं सकते। ये जस्टिफिकेशन नहीं है। इनहेरेंट लिमिटेशंस जो है वो बचाव नहीं कर रहा है ऑडिटर का कि आप ये जस्टिफिकेशंस दे दो कि हमने तो लेस परसुएसिव एविडेंस लिया था। ऐसा नहीं कर सकता ऑडिटर। ऑडिटर्स परफॉर्म करता है ऑडिटर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा ऑडिट अकॉर्डेंस विद द एसेस के अंदर जैसा लिखा गया है वैसे वैसे उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑडिट डिटरमाइन किया जाता है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन सर्कमस्टेंसेस sufficient and appropriate of the audit evidence obtained as a result, suitability of the auditor's report based on the evaluations and the evidence in the lights of the overall objectives of the audit। यानी कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म की गई है, जो ऑडिट प्रोसीजर्स है जो परफॉर्म की गई है सर्कमस्टेंसेस के अंदर, अगर वहाँ पर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेकर रखा है जिसके रिजल्ट से ये पता चलता है कि ऑडिटर ने जो रिपोर्ट बनाई है वो एज़ पर दी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेके बनाई है इन लाइट्स ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, और ऑडिटर ने ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया है, तो फिर आप ऑडिटर को ब्लेम नहीं कर सकते। रिलेशनशिप ऑफ द ऑडिटिंग विद द अदर डिसिप्लिन्स, जो ऑडिटिंग का फील्ड है वो क्या है? डिसिप्लिन है। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर बोला जाए तो रिव्यू जो होता है वेरियस असर्शन का, असर्शंस में क्या आता है? फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल दोनों टर्म्स आ गए। जो प्रोवाइड करता है वेरिसिटीज़ ऑफ सच असर्शंस, एक्सप्रेशंस ऑफ द ओपिनियन, ऑडिटर का ओपिनियंस भी उसके अंदर होता है। क्वाइट लॉजिकल है कि नेचुरल फंक्शंस ऑफ द ऑडिट को परफॉर्म करना पड़ेगा। पर्सन जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब पर्सन के पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कौन सी फील्ड की। ही कंडक्टिंग सच अ रिव्यू, पर्सन के पास गुड नॉलेज होनी चाहिए किसकी? तो ये जो भी डिसिप्लिन्स दिए इनकी, इसमें क्या क्या आएगा? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। ऑडिटिंग रिव्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो और कुछ नहीं है, रिज़ल्ट है ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? और कुछ नहीं है, वो रिज़ल्ट है ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस का, और हम उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहे हैं। इसलिए अकाउंटिंग का नॉलेज तो ऑडिटर के पास होना चाहिए। ऑडिटिंग एंड लॉ, ऑडिटर्स जो है उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए बिजनेस लॉ का, जो अफेक्ट करता है एंटिटीज़ को। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ऑडिटर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फेमिलियर रहे ओवरऑल
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट से, क्लाइंट का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है उससे वो फेमिलियर रहना चाहिए। ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, नॉलेज तो होता है ह्यूमन बिहेवियर का, वो ज़रूरी है। नॉलेज जो होता है ह्यूमन बिहेवियर का वो ज़रूरी है ऑडिटर के लिए, ताकि वो एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर पाए उसकी ड्यूटीज़ को। ऑडिटिंग एंड स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, एक्सपेक्ट किया जाता है ऑडिटर से कि उसके पास नॉलेज हो स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का, मीनिंगफुल कंक्लूजन्स का, मैथमेटिकल नॉलेज भी हो ताकि वो वेरीफाई कर पाए इन्वेंटरीज़ को। ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी, ईडीपी क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिटिंग, ये भी ज़रूरी है ताकि वो खुद को डेवलप कर पाए डिसिप्लिन करने के लिए। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके पास नॉलेज होगा वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स का। कौन सी हो सकती है वो? वर्किंग कैपिटल हो सकती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो सकती है, फंड फ्लोज हो सकती है, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग एक्सेट्रा। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शंस, गुड ऑडिटर वो होता है जो अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट को एंड उसके बिजनेस फंक्शंस को, प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा को। बिजनेस फंक्शंस में क्या आते हैं? ये सारी चीज़ें आती है। ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस देखते हैं। ऑडिट की फील्ड्स डिसिप्लिन है, ऑडिट की फील्ड्स एज ए डिसिप्लिन इन्वॉल्व करती है रिव्यू करना है वेरियस असर्शन को, जो कि फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में भी हो सकते हैं, जो प्रोवाइड करेगी वेरिसिटी इन असर्शंस के अंदर, जिससे हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे ओपिनियन को। क्वाइट लॉजिकल है कि जो नेचुरल फंक्शंस होते हैं ऑडिट के, वो परफॉर्म किए जाते हैं अगर पर्सन प्रोसेस करता है गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज अगर उसके पास हो तो, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अगर वो कंडक्ट कर रहा है एंड वो रिव्यू दे रहा है। बिहेवियरल साइंस जो है वो क्या है? क्लोज लिंक्ड है ऑडिटिंग से। बोला जाता है कि जो फाइनेंशियल ऑडिटर है वो डील करता है फिगर्स से, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है रिक्वायर्ड, लेकिन उसको ये भी ज़रूरी है कि वो इंटरेक्ट करे पीपल से, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोगों से जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर या तो मैनेजमेंट ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डील करे ह्यूमन बींग्स से, मतलब वो ह्यूमन बींग से डील करे रेदर देन द फाइनेंशियल फिगर्स। इंटरनल ऑडिटर्स को तो क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट ऑडिटर्स को क्या बोला जाता है? कि वो लोग ह्यूमन से इंटरेक्ट करें ज़्यादातर रेदर देन फाइनेंशियल फिगर। बेसिक एलिमेंट्स एंड द डिज़ाइन जो होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, वो पर्सनल होता है, मतलब पर्सनस ही वो लोग डिज़ाइन करते हैं और उस इंटरनल कंट्रोल्स को। इसलिए जो इंटरनल कंट्रोल्स का स्ट्रक्चर होता है वो डिज़ाइन कैसे किया गया है, वो साउंड तो है ना, वो मतलब उसमें मैनिपुलेशंस तो कुछ नहीं हो गए ना, कोई कर तो नहीं सकता ना मैनिपुलेशन। वो सारी चीज़ें वो कहाँ से उसको पता चलेगी? बिहेवियरल साइंस से पता चलेगी, लोगों से इंटरेक्ट करके पता चलेगी। इट कैन नॉट वर्क अनटिल, ये जब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक पीपल्स जो है जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अगर वो कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट नहीं हुए, अगर पीपल ही गलत जवाब दे देंगे तो ऑडिटर बेचारा क्या करेगा? पीपल ही ऑडिटर को घुमाएंगे तो ऑडिटर क्या करेगा फिर? नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर भी ज़रूरी है ऑडिटर के लिए, जिससे वो एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर सकता है उसकी ड्यूटीज़ को। ऑडिटिंग एंड स्टेटिस्टिकल मेथड, ऑडिटिंग स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, पासेज ऑफ टाइम के पास होने से टेस्ट चेक प्रोसीजर्स जो हैं वो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स बन गए हैं, वो पार्ट बन गए हैं जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स के। जो टेस्ट चेक्स हैं वो इमरजेंसी डिसिप्लिन्स ऑफ द स्टेटिस्टिक्स आ गया है क्लोज। ऑडिटर्स के पास नॉलेज होना चाहिए स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का, ताकि वो अराइव कर पाए मीनिंगफुल कंक्लूजन्स तक। उसको रिक्वायर्ड पड़ता है कि जो ऑडिटर है वो वेरीफाई करे इन्वेंटरीज़ को वेरीफाई करने के लिए भी उसको क्या ज़रूरत पड़ती है? उसको स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। कंटिन्यूस ऑडिटिंग एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द डेटा
टू आइडेंटिफाई द रिस्क, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है और कंटिन्यूस ऑडिटिंग करना है डेटा को, ताकि हम लोग रिस्क को निकाल पाए, जो कि क्या है, पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशंस के रिवॉल्यूशन से जो डेटा प्रोसेसिंग है अकाउंट्स का, वो कैसा हो गया है, वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, वो भी आएगा। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस कैरीड आउट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर्स के ज़रिए। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, कोलेट अलोकेशंस, वैल्यू अकाउंटिंग डेटा इंफॉर्मेशंस लार्ज क्वांटिटी के अंदर, हाई स्पीड के अंदर, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर हमको करके देता है, प्रोसेस करके देता है। कंप्यूटर्स कैरिड आउट कंप्लीट एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स के अंदर हमको कंप्लीट एक्यूरेसी मिलती है। ऑडिटर के पास नॉलेज होना चाहिए कंपोनेंट्स का, जनरल कैपेबिलिटीज़ का, इन सिस्टम की, एंड जो रिलेटेड सिस्टम एंड जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनका, यानी उसको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। मिस्टर जी एक टीम मेंबर है ऑडिट टीम का ऑफ डिफरेंट एंड कैपेबल लिमिटेड का, जो कि रिव्यू कर रहे हैं रोल ऑफ द कंप्यूटर्स एंड द डेटा प्रोसेसिंग इन द ऑडिटिंग इज़ इंक्रीजिंग विथ ईच पासिंग डे। एक्सप्लेन करके बताइए कि कंप्यूटर्स एंड डेटा प्रोसेसिंग कैसे हेल्प करेंगे कंडक्ट करने के लिए ऑडिट कंपनी को। तो जो रोल है कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग का, वो बहुत ही ज़रूरी है कंडक्ट करने के लिए ऑडिट। कंप्यूटर्स जो हैं वो सेव करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा, जिससे टाइम बचता है। प्रोवाइड किया जाता है कि जो डेटा, और वो प्रोवाइड भी करते हैं, वो क्या करते हैं, देते भी है, प्रोवाइड भी करता है क्या, डेटा जब भी ऑडिटर को रिक्वायर्ड पड़ती है तब। कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग जो है वो यूज हेल्प करते हैं ऑडिटर की टाइम सेव करने में, उसके एफर्ट्स सेव करने में, जब वो कंडक्ट कराए ऑडिट ऑफ द कंपनी। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉलेज, ऑडिटर के पास नॉलेज होना चाहिए वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स का। वो कौन सी होगी, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लोज, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग एक्सेट्रा। फेयर नॉलेज होना चाहिए उसके पास इंस्टीट्यूशंस का, जो कि कंप्राइज करता है मार्केट प्लेस के अंदर, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, उसको इसका भी नॉलेज होना चाहिए, वेरियस इंस्टीट्यूशंस का और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑपरेशंस और फाइनेंशियल मार्केट। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शंस, गुड ऑडिटर्स वो होता है जो अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट एंड के बिजनेस, इवेल्युएट करता है ट्रांजेक्शन्स, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, पास करता है अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, उसको ये भी रिक्वायर्ड है बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस की, ये बहुत ज़रूरी है इंटरनल ऑडिटर के केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, इन्वेंटरीज़ को मैनेज करके रखना पड़ता है, कितना प्रोडक्शन कितना हुआ, वो सब देखना पड़ता है उसको, इसलिए इंटरनल ऑडिटर के लिए तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम इन द ऑपरेशंस इन द फैक्ट्री, same is adequate. Understanding the productions enables the auditor communicate the productions employs in connections with his work, यानी उसको इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा, कम्युनिकेशंस भी करना पड़ेगा जो भी एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन वर्क के अंदर हैं उनसे, ताकि वो डिटेक्ट कर पाए कि प्रोसीजर्स जो भी प्रोडक्शंस हो रहा है उसकी जो भी प्रोसीजर्स चल रही है वो सब करेक्टली चल रही है ना, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना अंदर। ऑडिटर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके पास गुड अंडरस्टैंडिंग होगी मार्केटिंग की, पर्सनल की एंड अदर जनरल बिजनेस मैनेजमेंट एरियाज़ की। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस देखते हैं। IFAC जो कि इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ द अकाउंटेंट्स है, जो कि सेटअप किया गया था 1997 के अंदर। इसका पर्पस क्या था, ये हार्मनी लाएगा प्रोफेशंस ऑफ द अकाउंटेंसी के अंदर इंटरनेशनल स्केल्स के ऊपर, मतलब इंटरनेशनली। IFAC ने एस्टैब्लिश किया है IAASB, क्या है वो, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका पर्पस क्या था IAASB का, कि डेवलप करना है, इश्यू करना है पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो यूज्ड हो पूरे वर्ल्ड के अंदर,
IAASB क्या है? एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ IFAC के अंदर में काम करती है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? IAASB का दूसरा कन्वर्जेंस करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स को, इंक्रीज़ करना यूनिफॉर्मिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट प्रैक्टिस। कैसे? थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंक्रीज़ करना है पब्लिक कॉन्फिडेंस। एस्टैब्लिश करना है स्टैंडर्ड्स किसके रिलेटेड में? ऑडिटिंग के, एश्योरेंस के, अदर एश्योरेंस सर्विसेज के, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के। प्रोनाउंसमेंट में क्या आता है? ऑन द अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ये सब भी देना है जिससे इंक्रीज़ हो जाए पब्लिक अंडरस्टैंडिंग्स पब्लिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए कि क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं ऑडिटर के एंड एश्योरेंस प्रोवाइडर्स के। IAASB AASB इन इंडिया, जैसा IAASB है वो इंटरनेशनली है, ऐसा ही AASB इंडिया के अंदर है। AASB क्या है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ICI मेंबर है IFAC का, जिसने IAASB को कंस्टिट्यूट किया है। इम्प्लीमेंट ICAI क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है गाइडेंस जो कि इश्यू किया गया है बाय द IFAC। मतलब जो भी IFAC जो भी गाइडेंस लाता है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ICAI करता है थ्रू AASB इंडिया के अंदर। रिव्यू existing auditing practices, developing engagement and the quality control standard। AASB क्या करता है? रिव्यू करता है एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिस को और डेवलप करता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को। क्लैरिटी प्रोजेक्ट ऑफ IAASB आया था, इसके अंदर रिवाइज किया गया था, रीड्राफ्ट किया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। इम्प्रूव क्लैरिटी की गई थी एसेस के ऊपर, इंटरनेशनल एसेस के ऊपर। हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए थे जिसके अंदर क्लियरली कैपेबल ऑफ द कंसिस्टेंट एप्लीकेशंस। ये कैसे थे? कैपेबल थे कंसिस्टेंट एप्लीकेशंस के थ्रू। इंक्रीज़ किया जाता है क्वांटिटी यूनिफॉर्मिटी वर्ल्ड वाइड, यानी क्वालिटी इंक्रीज़ किया जाएगा, क्वांटिटी नहीं है वहाँ पर। इंक्रीज़ किया जाता है क्वालिटी को, यूनिफॉर्मिटी को वर्ल्ड वाइड। ये लाने का पर्पज़ क्या था? रिवाइज करने का और रीड्राफ्ट करने का। जो क्लैरिटी प्रोजेक्ट लाए थे उससे क्या किया गया? हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए जो कि क्लियर कैपेबल होंगे कंस्टिट्यूट करने के लिए एप्लीकेशंस। हाई क्वालिटी से हाई इंक्रीज़ कर दी गई क्वालिटी को, यूनिफॉर्मिटी वर्ल्ड वाइड। AASB ने भी जो स्ट्रेटजीज थी उसको मैच किया। जो क्लैरिटी प्रोजेक्ट आया था 2007, जो किसने किया था? IAASB ने किया था, वही यहाँ पर इसने भी इम्प्लीमेंट किया है। और AASB ने भी इश्यू किया है रिवाइज्ड न्यू स्टैंडर्ड्स। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। ये AASB इंडिया के अंदर वर्क कर रहा है। 4 कैटेगरीज ऑफ द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड हैं। पहला क्या है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जिसको SS बोलते हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट जिसको SREs बोलते हैं। तीसरा है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAEs बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज जिसको SRS बोलते हैं। और इन सब का क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होता है जिसको स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, जो कि अप्लाइड किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एसेस क्या होते हैं? तो ऑडिट करना है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस का, रीजनेबल अश्योरेंस देना है। ये एसेस कहाँ से चालू होता है? 100 से लेके 899 तक जाते हैं। एसेस के एग्जांपल ऐसे 200, ऐसे 210, ऐसे 230, ऐसे 300 और वैसे ही जाते रहते हैं। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SREs क्या होते हैं? तो रिव्यू करना हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस का, ये लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब लिमिटेड एश्योरेंस इसमें दिया जाता है। एग्जाम्पल के अंदर रिव्यू करना है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस का। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAEs ये डील करते हैं सब्जेक्ट मैटर्स अदर देन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को नहीं डील करते, ये उससे अलग सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, सब्जेक्ट मैटर्स को डील करते हैं। इसमें क्या आता है? तो एग्जामिन करना है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी फोरकास्ट और प्रोजेक्शंस इसमें आता है। इसके अंदर ऑडिट नहीं होता, रिव्यू नहीं होता हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस का। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस SRS,
ये परफॉर्म करते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जितना बोला है उतना ही करना है, रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर डेटर्स सेल्स, इसका क्या करना है हमको, एग्जामिन करके दे देना है। ये क्या आता है, रिलेटेड सर्विस है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस।